सीरीज रिव्यूज के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक नई और तारीखी ड्रामा सीरियल अल्प अरसलान सीजन 2 एपिसोड 1 के बारे में, जिसमें आपको कुछ ऐसे मनाजर देखने को मिलेंगे जिससे आपके होश उड़ जाएंगे कि हकीकी जिंदगी में लोगों ने कैसी कैसी कुर्बानियां देकर इस जमीन पर अपना वजूद बरकरार रखा। दोस्तों, आज की इस ड्रामा की कहानी भी इस्लामी वाकयात पर मबनी है, जो एक दफा फिर हमें यह याद दिलाती है कि कुफार के बेपनाह जुल्म सितम सहने के बावजूद भी मुसलमानों के कदम डगमगाए नहीं। इन्होंने अपनी तलवारें मयानों से निकालने के बाद इन्हें वापस न रखने की कस्में खाई। बड़ी और खतरनाक जंगें लड़ने के बाद अपनी रियासत को कायम रखा। दोस्तों, आपकी खिदमत में पेश की जाने वाली इस सीरियल में कुछ ऐसी हकायक सामने लाए जाएंगे जो आप सबसे पहले और एक तसलसल के साथ इसी चैनल पर देख सकते हैं। अल्प अरसलान सीरीज को उर्दू में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को आज के एपिसोड जरूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड के आगाज में हमें यह दिखाया जाता है कि इस्लामी लश्कर अपनी सिपा सलार की क़यादत में कुफार के मद्दे मुकाबल बढ़ रहा होता है। दोनों लश्कर असले से लैस होते हैं, जिससे जाहिर होता है कि किसी भी लम्हे हमें एक भयानक और खतरनाक जंग देखने को मिलेगी। इस्लामी लश्कर के सिपा सलार ने हाथ में एक उकाब उठाया होता है। इनके चेहरे से गुस्सा झलक रहा होता है। इनके सिपाहियों के दिल भी ईमानी जज्बे से भरे होते हैं। दोनों लश्कर पूरी तरह तैयार होते हैं और आखिर में इस्लामी लश्कर के कमांडर उसी उकाब को हवा में उड़ा देते हैं, जो जंग शुरू करने की निशानी होती है। दोस्तों, फिर आगे बढ़कर ये अपने घोड़े को बड़े प्यारे अंदाज में उछालते हैं और बुलंद आवाज में कहते हैं, मैं तुर्कों के आगोज नस्ल कैनिक कबीले से हूं, मजलूमों के मददगार सुल्तान तोरल साहब के भतीजे, हरासान के हाकिम, जिसकी कलाई कभी झुक नहीं सकती। मैं उस चागरी साहब का बेटा हूं। मेरा नाम मोहम्मद अल्प अरसलान है। मैं मैदान जंग में नस्ली जंगजू और मद्दे मुकाबला कर लड़ने वाला जंगजू चाहता हूं। पर दोस्तों, अल्प अरसलान की इन वलवला अंगेज बातों से दुश्मन थर थर कांपने लग जाते हैं। मैदान जंग में एक सन्नाटा तारी हो जाता है। चलें देखते हैं क्या होता है। पर दोस्तों, ये होता है 1 महीने बाद आने वाला अहवाल, जिसमें यह मैदान जंग दिखाया गया है। इसके बाद फिर हमें 1 माह पहले का अहवाल बताया जाता है, जिस वजह से ये दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने आई हैं। दोस्तों, होता कुछ यूं है कि सुबह के वक्त महल में सुल्तान मुअज़्ज़म तोरल साहब की आमद होती है। मरकजी दरवाजा खुलने के साथ ही ये अपने लोगों के हमरा अंदर दाखिल होते हैं। शाही महल के पहरेदार और बाकी अमरा इनका भरपूर इस्तकबाल करते हैं। जैसे ही सुल्तान मुअज़्ज़म घोड़े से उतरते हैं, खातून अव्वल यानी कि अपनी बीवी से मिलते हैं। हाल अहवाल पूछने के बाद ये अपने खास बंदे हाजी को कहते हैं, दीवाने आला मेरे हुजूर बुलाओ, मैं आज ही अपने वलीयत का ऐलान करने जा रहा हूं। यह कहकर फिर महल में चले जाते हैं। ना जाने कौन होगा वलीयत, ये आने वाले कुछ ही सीनों में पता चल जाना है। दोस्तों, इसके बाद हमें कैनक कबीले का मंजर दिखाया जाता है, जहां अल्प अरसलान अपने भाई सुलेमान और सिपाहियों के साथ मिलकर घोड़सवारी की मशकें करते हैं। यह किस्म का खेल होता है, जमीन पर पड़ी हुई बैडनुमा एक चीज को उठाना होता है। चागरी साहब भी अपने बाकी लोगों के हमरा इस सारे तमाशे को देख रहे होते हैं। मुकाबला शुरू हो जाता है। सब एक दूसरे से वो बैट छीनने की कोशिश करते हैं। हर एक अपने प्यारों को भरपूर अंदाज में स्पॉट कर रहा होता है। चागरी साहब एक सरदार को कहते हैं, आपको क्या लगता है इस मुकाबले में कौन जीतेगा, सुलेमान या फिर अल्प अरसलान? तो वो कहते हैं, जनाब दोनों ही आपके बेटे हैं। इनकी काबिलियत आप ही की बदौलत है, लेकिन मैं इनकी अकल और नजरिए की बुनियाद पर फर्क करूंगा। सुलेमान की कलाई मजबूत है, वो काफी ज़हीन है, लेकिन अल्प अरसलान सबसे अलग है। इसकी कलाई, दलेरी और जहानत भी वाज़ेह है। दोस्तों, एक अजीब ही कशमकश बनी होती है। तो चागरी साहब दूसरे सरदार को कहते हैं, भाई तोरल साहब जो वलीयत का ऐलान करने जा रहे हैं, तुम इस बारे में क्या कहते हो? तो वो कहते हैं, जनाब आप दोनों जिसको वलीयत मुंतहिब करेंगे हम उसी के ताबे होंगे, लेकिन मैं नहीं जानता कि यह ठीक वक्त है भी या नहीं। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि भाइयों और बेटों में लड़ाई न हो। दोस्तों, इधर इनकी बातें जारी होती हैं और सामने मैदान में कांटेदार मुकाबला जारी होता है। काफी देर बाद सुलेमान घोड़े से गिर जाता है और भेड़ अल्प अरसलान के कब्जे में आ जाती है। यह सुलेमान की शिकस्त समझी जाती है, जो इसके चाहने वालों के दिलों पर नागवार गुजरती है। घोड़े से उतरने के बाद अल्प अरसलान सुलेमान के पास आता है और कहता है, जनाब ये गलती से हुआ है, आइंदा ऐसे नहीं होगा, और हाँ फिक्र मत करें, अगली बार कोशिश करना। तो सुलेमान कहता है, ये खेल है और खेल में ऐसा ही होता है। और फिर इसके कान में सरगोशी करते हुए कहते हैं कि अगली बार तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं रहेगी, ये अच्छी तरह जान लो। दोस्तों, न जाने अगली बार क्या होगा। और फिर आखिर में दोनों भाई अपना हाथ बुलंद करते हैं, जिससे दोनों में प्यार, मोहब्बत और बाहिमी इत्तेफाक दिखाई दे रहा होता है। और आखिर में चागरी साहब कहते हैं, मजबूत कलाई के मालिक मेरे बहादुर बेटो, जो कभी झुकना पसंद नहीं करते, तुम दोनों मेरे फख्र हो। दोस्तों, काफी ज्यादा नेक दुआएं देते हैं और आखिर में एक सरदार बावाज बुलंद सबको कहता है,
सब लोग नौरोज के जश्न का एहतमाम करो। और फिर सब के सब इसकी तैयारी करने लग जाते हैं। दोस्तों दूसरी जानब महल में हमें यह दिखाया जाता है कि सुल्तान मुअज़्ज़म तोरल साहब अपने लोगों को कहते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंसान फानी और हमेशा रहने वाली हमारी रियासत है। मैं सल्जूक के सुल्तान मियाइल का बेटा सुल्तान मोहम्मद तोरल, अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने बाद आने वाले लोगों को फितनों से दूर रखूं। मैंने अपने वलीयत का ऐलान करने का फैसला कर लिया है। हर कोई मेरी बात सुन ले। दोस्तों फिर नए वलीयत के बारे में बताने ही वाले होते हैं कि इसी दौरान शाही दरवाजे से एक शख्स अंदर दाखिल होता है और मुअद्दब अंदाज में कहता है, जनाब बाज़ंतीनी काफरों ने सरहद के पास हमारे लोगों पर हमला किया है, बच्चों और बूढ़ों सबको मार डाला। दोस्तों ये सुनकर सुल्तान मुअज़्ज़म गुस्से से आग बगौल हो जाते हैं और वाकये की तफसीलात के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो शख्स इन्हें बताने लग जाता है। पर दोस्तों इसके बाद हमें आनी किला दिखाया जाता है, जहां बाज़ंतीनी काफर दो आदमी को कैद करके ले आते हैं। इन्हें काफी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। किले में एक जानब गवर्नर खड़ा होता है। ये सारा मंजर देखकर काफी हैरान भी होता है और अपने बेटे यानीस को कहता है, ये लोग कौन है और तुम्हें यहाँ क्यों लाए हो? तो वो कहते हैं, जनाब ये वो लोग हैं जो तुर्कों को हमारे खिलाफ उकसा रहे हैं। तो गवर्नर अपने पास खड़े शहजादे को कहता है, यहाँ के गवर्नर होने के नाते इनका इंतजाम तो आपको खुद कर लेना चाहिए था। तो वो कहते हैं, जनाब मेरा इंतजार किए बिना आपके बेटे ने इलाके के तमाम तुर्कमानों को खून से निरा दिया। दरअसल आपको यहाँ बुलाने का मकसद भी यही था, क्योंकि आनी इलाके समेत सबके गवर्नर आला आप हैं। दोस्तों काफी बातें होती हैं इनके दरमियान। तुर्क कैदी भी गुस्से में दाड़ते हुए कहते हैं, छोड़ दो हमें, तुम सब लोग इसका हिसाब दोगे, कोई मुसलमान काफिर के सामने नहीं झुकेगा। और फिर आखिर में गवर्नर आला के हुक्म मिलने पर जलाद की तलवार हरकत में आती है और दोनों कैदियों की गर्दन काट कर रख देती है। दोस्तों यूं ये काफिर दोनों को शहीद कर देते हैं। देखते हैं इस भयानक कत्ल के बदले काफिरों को इसकी कीमत कब चुकानी पड़ती है। पर इसके बाद हमें शाही महल दिखाया जाता है, जहां सुल्तान मुअज़्ज़म गुस्से में कहते हैं, चूंकि काफिर तुर्क लोगों को चैन से जीने नहीं देते, वो जालिम कुत्ते मजलूमों को कत्ल करते हैं, तो उनसे इसका पूरा बदला लिया जाएगा। फौरन तैयारियां शुरू करो। ये काफिर हमारी तलवारों की तेजी और हमारा गुस्सा और इंतकाम भूल चुके हैं। अब एनातोलिया की तरफ बढ़ने का वक्त आ गया है। दोस्तों ये सुनकर कंदूरी साहब कहते हैं, जनाब वलीयत के फैसले के बारे में हम लोगों को क्या बताएंगे? तो सुल्तान मुअज़्ज़म कहते हैं, मैं मुहिम के बाद वलीयत का फैसला करूंगा। जाओ और इन बहादुरों को कबीले फौरन निकलने का हुक्म दो। मूसा अबुल हसन, यूसुफ एनाल और चागरी साहब का बेटा मोहम्मद अल्परसलान। दोस्तों ये सुनकर कंदूरी का चेहरा मुरझा जाता है। लागे ऐसी रहा होता है कि सुल्तान के ये सारे नाम इसकी सोच के बिल्कुल बरक्स बताए हैं। देखते हैं इसका अगला रद्द-ए-अमल क्या होगा। पर दोस्तों इसके बाद हमें कैनक कबीले का मंजर दिखाया जाता है, जहां नौरोज का जश्न जारी होता है। सब सिपाही तलवारबाजी की मशकें कर रहे होते हैं। इसी दौरान कुछ लोग एक बगी के साथ आ जाते हैं। एक शख्स बुलंद आवाज में कहता है, सुल्तान तोरल साहब की भतीजी और चागरी साहब की साहबजादी गजनी सुल्तनत की खातून अव्वल गौर खातून और वली बोजान हमारे कबीले में तशरीफ लाए हैं। दोस्तों फिर जैसे ये बगी से उतरते हैं, एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा खुशी का इजहार करते हैं। मगर चागरी साहब कहते हैं, बेटी मुझे सुल्तान मुअज़्ज़म की नाराजगी की खबर मिली, मुझे बताओ गजनी में क्या हो रहा है? तो गौर खातून कुछ सोचने के बाद कहती है, जनाब आपके आने की तवक्को नहीं थी। दोस्तों ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं, एक दूसरे की जानब मुंह उठाकर देखते हैं। खैर दोस्तों फिर काफी देर बाद हमें यह दिखाया जाता है कि वली बोजान अपनी बहन के साथ टहल रहा होता है, जो सुलेमान की बीवी होती है। बातों ही बातों में वली बोजान कहते हैं, तोरल साहब सल्जूक सुल्तनत के लिए वलीयत का ऐलान करने वाले थे, क्या यह सच है? कि इसी दौरान यहां सुलेमान आ जाता है और कहते हैं, जनाब ठीक सुना आपने। यह सुनकर वली बोजान काफी हैरान होता है। तो सुलेमान कहते हैं, जनाब आपने और क्या क्या सुना है, इस बारे में मुझे भी बताएं। तो वली बोजान कहते हैं, सुलेमान की ताकत नए सुल्तान के उम्मीदवार के लिए। तो सुलेमान कहते हैं, कोकबोरो, मैं अपने भाई को न हरा पाने वाला कभी सुल्तान बन सकता है। तो वली बोजान कहते हैं, बंदे के पास अक्ल हो तो वो बहुत कुछ बन सकता है। अल्परसलान मुझे पसंद है, मजबूत कलाई वाले और ज़हीन है, लेकिन वो जल्दबाज है। पर दोस्तों वली बोजान की बातों से लग रहा होता है कि ये सुलेमान को अल्परसलान के मद्दे मुकाबल खड़ा करना चाह रहा है। और फिर आखिर में कहते हैं, जब आप सुल्तान होंगे तो आपकी शान और शौकत में कितना इजाफा होगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। पर दोस्तों इसके बाद हमें आनी किला दिखाया जाता है, जहां गवर्नर आला अपने लोगों को कहता है, तुर्कमान लोगों का मसला शहंशाह तक पहुंच गया है। यानीज ने बेहतर अंदाज में इसे जवाब दिया है। तो यवदूकिया कहती है, जनाब मुझे लगता है शहंशाह के लिए यह सबसे बड़ा मसला है। वो तुर्कमानों का मसला खत्म करने के लिए 2 आदमी को आने के लिए भेज रहा है। तो गवर्नर आला कहते हैं, भेजने दो, वैसे भी हमने कोई गलत काम तो नहीं किया। मुझे पता है शहंशाह अपने वफादार जनरल कुस्तुनतुन दुकास को भेज रहा है।
दोस्तों सब अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे होते हैं कि ना जाने वो किस रूप में आएगा और जंग होने की सूरत में क्या होगा। तो गवर्नर आला कहते हैं हर जंग फौजी तादाद से नहीं जीती जाती, बल्कि एक मजबूत जासूसी निजाम इस जंग में काम आता है। मशरक में मेरा एक वफादार और भरोसेमंद दोस्त है। हम सल्जूकियों के खिलाफ मिलकर काफी अरसे से काम कर रहे हैं। वो उनके उठाए जाने वाले हर कदम की मुझे बर वक्त इतला देता है। दोस्तों काफी बातें होती हैं इनके माबैन जो आइंदा की हिकमत अमली के बारे में होती है। और फिर दूसरी जानब शाही महल से कंदूरी एक खत को कबूतर के पंजों के साथ बांधकर इसे हवा में उड़ा देता है। मतलब कि इसने गवर्नर को पहले ही सब चीजों से आगाह करना होता है। और फिर इसके बाद हमें कैनक कबीला दिखाया जाता है, जहां चागरी साहब गौर खातून से परेशानी की वजह पूछते हैं तो वो कहती है सुल्तान की सेहत ठीक नहीं है। लोगों को पता ना चले इसलिए वो जाहिर नहीं कर रहे, लेकिन हर दिन हालत बदतर होती जा रही है। अगर उनकी मौत वाकई हुई तो गजनी के हालात क्या होंगे, मैं इस बारे में फिक्रमंद हूं। दोस्तों बातों ही बातों में इनके माबैन तख्त नशीनी के मौजू पर भी बात होती है कि लड़ाई होने की सूरत में हमें बहुत नुकसान होगा। सब एक दूसरे को तसल्लियां देते हैं कि कुछ नहीं होता, ये सब वक्त आने पर देखा जाएगा। सब काफी परेशान होते हैं और बाहर सुलेमान की बीवी और वली बोजान की बातें जारी होती हैं। सुलेमान की बीवी कहती है कि गौर खातून इस कबीले से निकलकर सुल्तान की खातून बन गई और मैं कबीले में एक सल्जूक मलक की बीवी। तो वली बोजान कहते हैं वो सल्जूक मलक चागरी साहब के सबसे लाडले बेटे हैं, सुल्तान तुरुल के बाद तख्त के सबसे मजबूत उम्मीदवार। बहुत जल्द जिस वलीयत का ऐलान किया जाएगा शायद कि वही हो। तो ये कहती है जनाब मुझे लगता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अल अरसलान का नाम सुल्तान मुअज्जम और चागरी साहब के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। खातून के कहने का मकसद ये होता है कि आने वाले वक्तों में अल अरसलान ही नया सुल्तान होगा। के साथ ही नकारा बजने की आवाज आती है और एक सिपाही शाही फरमान लेकर पहुंच आता है और बुलंद आवाज में पढ़ते हुए कहता है काफरों ने लोगों का कत्लेआम किया है। ये सुनकर सबका खून खौलने लग जाता है। हैरत से सबके रोंगटे खड़े हुए आते हैं। परेशानी के आसार सबके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहे होते हैं। और आखिर में सिपाही कहते हैं काफरों से बदला लेने के लिए सल्जूक लश्कर एनातोलिया मुहिम के लिए निकलेगा और इस मसले की वजह से वलीयत का ऐलान बाद में किया जाएगा। जिन लोगों को महल में फौरी तौर पर पहुंचने का हुक्म दिया गया है उनके नाम ये है मूसा अबुल हसन, यूसुफ एनाल और चागरी साहब का बेटा सुलेमान। दोस्तों सुलेमान का नाम सुनकर सब लोगों की तवक्को पर पानी फिर जाता है। ये सब के सब समझ रहे होते हैं कि अल अरसलान को ही बुलाया होगा, मगर यहां यकदम सूरत हाल बदल जाती है और फिर हमें पस मंजर का हवाल दिखाया जाता है जिसमें कंदूरी सुल्तान मुअज्जम को कहता है जनाब मशरक में अल अरसलान जैसे बहादुर को दुश्मन के सामने भेजना इस वक्त मुनासिब नहीं है। बेहतर होगा कि वो ना जाए, उसके बदले सुलेमान को भेज दें तो बेहतर होगा। सुल्तान मुअज्जम दूसरे अमीर से भी इसकी राय लेते हैं तो वो भी कंदूरी साहब की बात की हमायत करता है कि उन्होंने जो कहा ये ठीक है। और यूं सुल्तान मुअज्जम ने सुलेमान को मुहिम के लिए सिलेक्ट किया होता है। और फिर इसके बाद हमें कैनक कबीले का मंजर दिखाया जाता है जहां सब लोग सोचो विचार कर रहे होते हैं कि सुल्तान मुअज्जम ने सुलेमान को ही आखिर इस जंग के लिए क्यों चुना। खैर आखिर में चागरी साहब कहते हैं हम इंसानों की जिंदगी भी दूसरी मखलूकात की तरह है। जिस जगह हम ये समझकर गिरते हैं कि हम मर जाएंगे, हम वहीं से फिर उबर आते हैं। नौरोज का दिन सर्दियों की काली रात से बाहर के रोशन दिन की तरफ सफर है। यह कयाम नू का नाम है। हमारे मुबारक खुशी के दिन आने वाले हैं। अपने ही खूनी भाइयों की शहादत की खबर तुम लोगों को मायूस न करे, क्योंकि हम हर रात को लैलतुल कद्र और हर दिन को नौरोज मानते हैं। हमारा एक शहीद होता है तो हजारों पैदा होते हैं। दोस्तों सब सिपाही इनकी आवाज पर लब्बैक कहते हैं और आखिर में सुलेमान और अल अरसलान आपस में तबादला ख्याल करते हैं। तो अल अरसलान कहते हैं हमारे लिए खुशी की बात यह है कि सल्जूक सुल्तनत की फौज की क़यादत करने वाले हमारे कबीले के सिपाही हैं। मैं आप लोगों के साथ नहीं होऊंगा, अपनी तलवार को फार पर नहीं बरसा पाऊंगा, लेकिन मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह जहाद में बरकत दे। दोस्तों आखिर में दोनों भाई एक दूसरे से मुसाफा करते हैं तो सुलेमान कहता है मेरे भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक न एक दिन आपको भी मौका मिलेगा। और फिर ये दोनों यहां से चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों अल अरसलान दिली तौर पर काफी नाखुश होते हैं कि आखिर सुल्तान मुअज्जम ने मुहिम के लिए इसे क्यों नामजद किया। यही सवाल इसके जहन में गर्दिश कर रहा होता है। देखते हैं क्या होता है। इस बात के भी कवि इम्कानात हैं कि सुल्तान मुअज्जम अपना फैसला तब्दील कर लें, लेकिन क्या होगा इसके बाद ये आने वाले एपिसोड में पता चल जाना है। दोस्तों यहां पर हमारे आज के इस एपिसोड का अख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को आज के एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। मुझे दें इजाजत, देखते रहें सीरीज रिव्यूज। अल्लाह ने के बाद।